Good morning everyone. Today we are going to discuss a chapter of class 7 from NCERT book 3 questions. ये स्टोरी जो है वो एक किंग पे बेस्ड है. अब हम लोग जानेंगे कि वो एक किंग जो है वो इस 3 क्वेश्चन के बारे में क्या डिस्कस कर रहा है. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important things for him to do. अब एक किंग को एक थॉट आया कि अगर वो इस 3 क्वेश्चन के बारे में पता कर लेगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसका पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. कोई भी काम करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किसकी बातों को उसको सुनना चाहिए और किसकी बातों को अवॉइड करना चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या होना चाहिए. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब किंग जो है वो अपने किंगडम में मैसेंजर्स को भेजता है और उससे प्रॉमिस करता है कि जो भी इस 3 क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसको कुछ रिवॉर्ड्स इनाम दिया जाएगा. Many wise men came to the king but they all answered his question differently. अब बहुत सारे वाइज मैन, इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो किंग के पास आए बट सभी ने अपना अलग अलग आंसर दिया. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. अब उसमें से एक रिप्लाई आया कि किंग को जो है वो पहले से ही एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, तभी कोई काम प्रॉपर वे में हो सकता है. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. अब दूसरा उसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि किंग, ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी काम जो है वो किसी राइट टाइम में होना पॉसिबल है. ये इम्पॉसिबल बात है. किंग को जो है वो नोटिस करना चाहिए और जो भी बेकार की चीज़ें हैं उस पर ध्यान ना रख के जो भी नेसेसरी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको उस टाइम पे करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. अब उसमें से किसी ने कहा कि किंग को जो है वो अपने पास एक काउंसिल रखना चाहिए. अब हम लोग काउंसिल का मीनिंग यहाँ पे समझेंगे. अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और मेक रूल्स. काउंसिल किसको बोलते हैं कि एक ऐसा लोगों का ग्रुप जो एडवाइस देने के लिए हो. तो वहाँ पे बोला जाता है कि एक किंग को एक काउंसिल रखना चाहिए ताकि वो उसको सही टाइम पे उस सही एडवाइस दे सके. बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. अब दूसरा बोलता है लेकिन ये कुछ काम ऐसा होता है जो हम लोग को अर्जेंट में करना होता है और वहाँ पे जो हम लोग काउंसिल का वेट नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. बोल रहा है कि हम लोग को कोई भी काम करने के लिए, तुरंत करने के लिए फ्यूचर में देखना होगा और ये फ्यूचर कौन देख सकता है? मैजिशियन देख सकता है. द किंग देयरफॉर वुड हैव गो टू द मैजिशियन. अब किंग जो है वो मैजिशियन के पास गया. इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन. अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर उसको मिला कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़, जैसा कि यहाँ पे किंग का फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है एंड वी हैव डिस्कस एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. किंग का पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने के लिए सही वक्त क्या होता है. नाउ विल कम टू द सेकेंड क्वेश्चन एंड द सेकेंड क्वेश्चन वाज दैट हमें किसकी बातों को सुनना चाहिए और किसकी बातों को अवॉइड करना चाहिए. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चंस, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर्स सेड द priest and few others choose the doctors, yet others said that his soldiers were the most necessary. अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर सारे लोग डिफरेंट टाइप से दे रहे थे. किसी ने कहा कि काउंसलर
किसी ने कहा प्रिस्ट पुजारी, तो किसी ने कहा कि डॉक्टर्स, और दूसरे क्या बोल रहे थे कि सोल्जर्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन था कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या हो सकता है। To the third question, some said science, others choose fighting, yet other religious worship. अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर सब अलग अलग टाइप से दे रहे थे। किसी ने कहा कि साइंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, किसी ने फाइटिंग को चूज़ किया, तो किसी ने रिलीजियस वर्शिप पूजा पाठ को चूज़ किया। As the answer to his question was so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब ऐसा कि सारे लोगों ने अलग अलग आंसर दिया था, so because of that the king was not satisfied, और इसीलिए किंग जो है उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ और किसी को कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, एंड आफ्टर सम टाइम द किंग डिसाइडेड टू मीट द हर्मिट हु लिव नियर बाय द विलेज। अब किंग ने डिसाइड किया कि वो जाके हर्मिट से मिलेगा जो उसके विलेज के सामने ही रहता था। अब हम लोग यहाँ पे हर्मिट का मीनिंग समझेंगे। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, ऐसा आदमी जो अकेला रहता है और सिंपल ज़िंदगी जीता है। वुड और वुड्स अ स्मॉल फॉरेस्ट, छोटे से जंगल को हम लोग वुड्स या वुड कहते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब हर्मिट जो है वो उस जंगल में रहता था और हर्मिट उन्हीं से मिलता था जो सिंपल लोग होते थे। सो राजा ने क्या किया, वो अपने आप को ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ सिंपल मैन। अब वो जो है भेष बदल कर ऑर्डिनरी पर्सन के बनकर वो हर्मिट से मिलने गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो किंग जो है वो अपना घोड़ा, अपना हॉर्स जो है वो बॉडीगार्ड के पास छोड़कर अकेले वो हर्मिट से मिलने चला जाता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ हर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द हट। जैसे ही किंग हर्मिट से मिलने पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि हर्मिट जो है वो अपने काम में बिजी है। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वो खुदाई कर रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वॉकड ही ब्रीथ हैविली। हर्मिट ने जैसे राजा को देखा तो वो उसको नमस्कार किया और फिर से अपना काम करना शुरू किया। जैसा कि हर्मिट जो है वो जो बहुत ज़्यादा वीक था और जब वो काम कर रहा था तो काम करते करते वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. अब किंग जो है वो हर्मिट के पास गया और उसने कहा कि मैं आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन जानने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? बोल रहा है कि मैं कैसे जान पाऊँगा कि किसी भी काम को करने के लिए राइट टाइम क्या होता है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किस पीपल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सा काम जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट he did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and walk in your place. अब हर्मिट जो है वो किंग की बातों को सुनता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, वो अपना काम करता रहता है। अब किंग जो है वो हर्मिट से बोलता है कि आप थक चुके हैं, मुझे अपना स्पेड, आप हर्मिट के हाथों में जो देख रहे हैं उसको बोला जाता है स्पेड, कुल्हाड़ी। उसने बोला कि मुझे आप अपना स्पेड दे दीजिए, मैं और थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट कीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब हर्मिट जो है वो किंग को थैंक्स बोलता है और थोड़ी देर के लिए वो ग्राउंड में रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। यहाँ पे अफेयर्स के मीनिंग हम लोग समझेंगे थिंग्स, मैटर्स और बिजनेस, मतलब किसी भी काम को यहाँ पे अफेयर्स बोला जा रहा है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you are rest and let me walk." जैसे ही किंग जो है वो 2 बेड्स यहाँ मतलब होता है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, ऐसा ग्राउंड जो हम लोग प्लांट्स के लिए गड्ढे खोदते हैं। तो किंग जो है वो 2 बेड्स की खुदाई कर देता है और उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है और फिर से वो हर्मिट से क्वेश्चन पूछता है और हर्मिट जो है वो उसको रिप्लाई नहीं देता है और
उसने उसको बोला कि तुम अब मुझे मेरा स्पेड दो और तुम रेस्ट करो, अब मुझे मेरा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन किंग जो है वो हर्मिट को स्पेड नहीं देता है और वो कंटिन्यूस काम करता रहता है। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. अब धीरे धीरे 1 घंटे पास होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे घंटे पास होते हैं और एट लास्ट क्या होता है, सन जो है वो ट्रीज़ में छुप जाता है और एट लास्ट किंग जो है वो स्पेड को ग्राउंड में रखता है और हर्मिट से पूछता है कि मैं आपके पास यहाँ पे अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अब किंग जो है वो हर्मिट से पूछ रहा है कि अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। अब हर्मिट जो है किंग को बोलता है कि देखो कौन दौड़कर आ रहा है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, flowing which blood was flowing. किंग जैसे ही टर्न लेता है वो क्या देख रहा है कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो दौड़ता हुआ उनके पास आ रहा है और उसका हाथ जो है उस स्टोमक के पास है और उसके स्टोमक से, उसके पेट से ब्लीडिंग हो रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो आदमी किंग के पास पहुंचता है वो वहाँ ग्राउंड में जाकर बेहोश हो जाता है। फेंटेड का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब बेहोश हो जाना। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक एंड यू कैन सी इन अ पिक्चर दैट देयर आर किंग एंड हर्मिट एंड दे आर ट्राइंग टू रिमूव द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक। अब किंग और हर्मिट जो है वो दोनों मिलकर वो जो बूढ़ा आदमी है उसके पेट में क्या क्लोथ रखता है और किसी तरह से उसके जख्म को भरने की कोशिश करता है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। किंग जो है वो उस हैंकरचीफ से कवर करता है उसके स्टोमक से, लेकिन ब्लड जो है वो रुकना बंद नहीं होता है। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। अब किंग जो है रिड्रेस का मतलब होता है ड्रेस्ड अगेन। किंग जो है वो फिर से रिड्रेस करता है जब तक कि उसका खून बहना बंद नहीं होता है। द मैन फील्ड बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्राउड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। अब मैन जो है वो थोड़ा पहले से बेटर फील करता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है, तो किंग जो है वो उसको फ्रेश वाटर लाकर देता है। By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब जैसे शाम जैसे सूरज डूब जाता है तो किंग जो है वो हर्मिट्स के हेल्प से उस जख्मी आदमी को बेड पर ले जाकर लिटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब वो जो जख्मी आदमी था वो सो जाता है और किंग जो है उसने दिन भर काम किया था तो वो काम करते करते थक गया था, तो वहीं वो नीचे फ्लोर में रात भर वो वहीं पे सो जाता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब जैसे वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता है कि वो यहाँ वो कहाँ है और ये जो स्ट्रेंज बियर्ड जो बूढ़ा आदमी बेड पर है उसे कुछ याद नहीं रहता है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. अब जैसे ही वो जो जख्मी आदमी रहता है तो वो जो देखता है कि जैसे ही किंग जगा तो वो किंग से माफ़ी मांगने लगता है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब किंग जो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हु सॉर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। अब वो जो स्ट्रेंजर मैन होता है जो जख्मी था वो बोलता है कि आप
आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा सुनाई थी और मेरी सारी प्रॉपर्टी को आपने छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मतलब मैं जानता था कि आप जो है वो हर्मिट से मिलने के लिए अकेले जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको मारने का प्लान बनाया था। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। लेकिन दिन पास हो गया तो आप वापस नहीं आए, इसीलिए मैं अपने जहाँ पे मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं वापस आ रहा था, तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। बोल रहा है कि मैं उनसे किसी तरह से आपके बॉडीगार्ड से बचकर यहाँ आया, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरी ज़ख्म को नहीं भरते। और मैं तो यहाँ आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू द सेम, फॉरगिव मी। अब वो जो जख्मी आदमी था, जो स्ट्रेंजर पर्सन था, जो उससे बदला लेने के लिए किंग से आया था, उसने कहा अब मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं आपके लिए काम करता रहूँगा, आपका फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा और अपने बेटों को भी मैं वही करने के लिए कहूँगा। प्लीज़ फॉरगिव मी। अब वो किंग से बार बार माफ़ी मांग रहा है। यहाँ पे सीज्ड का मतलब समझेंगे टुक बाय फोर्स, मतलब किसी भी चीज़ को बाय फोर्स ज़बरदस्ती छीन लेना। फेथफुल का मतलब होता है लॉयल एंड ट्रू। Now, the king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. अब किंग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि पहले जो उसका दुश्मन था बहुत आसानी से वो उसका दोस्त बन गया था। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. अब किंग ने सिर्फ उसे माफ़ी नहीं किया था, बल्कि उस सर्वेंट्स को अच्छे डॉक्टर के पास भी ले गया और उससे ले जाने के लिए कहा और उससे प्रॉमिस भी किया कि उसका सारा प्रॉपर्टी उसको वापस कर दिया जाएगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. अब वो किंग जो है उस wounded man को छोड़कर जब जा रहा था, तो वो वापस जो है हर्मिट के हट में जाता है और हर्मिट से वो फिर से अपना क्वेश्चन पूछने के लिए वो हर्मिट से फिर से मिलने जाता है। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन हिज बेड्स दैट हैड बीन डग डे बिफोर। अब हर्मिट जो है वो क्या कर रहा था, जो बेड्स उसने राजा ने खोदा था वो उसमें कुछ सीड्स डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। अब किंग जो है वो हर्मिट के पास जाता है और बोलता है कि लास्ट टाइम मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब हर्मिट ने उससे बोला कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल चुका है। How have I been answered? What do you mean? अब किंग जो है वो हर्मिट से बोल रहा है कि आपके कहने का क्या मतलब है, मुझे मेरा आंसर कहाँ मिला। Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. बोल रहा है कि क्या तुम्हें नहीं पता, उस हर्मिट ने बोला कि अगर तुम मेरे वीकनेस को देखकर अगर तुम यहाँ नहीं रुकते, अगर तुम यहाँ मेरे लिए काम नहीं करते, तो तुम यहाँ से चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और अगर तुम यहाँ से जाते तो वो मैन जो तुम्हें मारने के लिए आया था वो तुम पर अटैक कर देता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। सो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम यहाँ पे जब यहाँ तुम ग्राउंड की खुदाई कर रहे थे। अब उसका पहला आंसर क्वेश्चन यही था कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा टाइम है
जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो बोल रहा है कि जब तुम मेरे लिए खुदाई कर रहे थे ये तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और उस वक्त मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन था और जो तुम काम कर रहे थे वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। और जैसे ही वो आदमी तुम्हारे पास दौड़ कर आया तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम था जब तुम उसका ख्याल रख रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड हिज वोन्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखते तो वो मर भी सकता था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन and what you did for him was your most important business। तो इसीलिए वो तुम्हारे लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन था और ये काम तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। एंड अब हरमिट जो है वो राजा को बोल रहा है कि याद रखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा प्रेजेंट है जो कि अभी है। हम अपने फ्यूचर को नहीं देख सकते और हमारे पास्ट में क्या हुआ उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर अस दैट इज़ आवर प्रेजेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। अब हरमिट जो है वो राजा को बता रहा है कि हमारा प्रेजेंट जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त हमारे पास पावर होता है कोई भी काम करने का। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन वही होगा जो तुम्हारे साथ तुम्हारे उस मोमेंट में साथ होगा। फॉर नो वन नोज वाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। और बोल रहा है कि कोई भी ये नहीं जानता कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा और उस फ्यूचर में हम लोग उस पर्सन से दोबारा मिलेंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हमारे लिए क्या होता है कि हम लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करें क्योंकि हम लोग इस दुनिया में इसी पर्पस से आए हैं कि हम लोग सबके साथ अच्छे से बिहेव करें। सो in this chapter what we have learned students, we have learned that our present is the most important time for us। हमारा प्रेजेंट जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और जो भी हमारे साथ होते हैं जो उस वक्त वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि जिस वक्त हमारा जो काम हम किसी के लिए अगर कोई काम कर पाएँ तो वो उस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। नाउ दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय लीव टॉल्स्टॉय। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ये आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।